हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएससी एमटीएस की इंग्लिश क्लास में। और आज हम कर रहे हैं इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 4। इंग्लिश जो है एसएससी एमटीएस में करीब 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग। इंग्लिश की कैलकुलेशन का कोई पार्ट नहीं होता इसमें, तो ये काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। कुछ बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स और स्किल्स को हम आजमा के इस क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चंस होते हैं इसको काफ़ी कम समय में हम कर सकते हैं और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बार हमारा टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में पूरे के पूरे 25 मार्क्स लाने हैं और इसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज जो हमारे पास सेट है उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एरर डिटेक्शन का है। एरर डिटेक्शन करीब 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आते हैं एमटीएस में, चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल हो, इन सब में भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। एक पूरी की पूरी सेंटेंस दी हुई होती है जिसे पार्ट्स में तोड़ा हुआ होता है और हमें उसमें उसके किसी एक पार्ट में एरर होता है वो हमें पहचानना होता है। चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या सेंटेंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पार्ट्स हैं एल्डरली पीपल कैन हैव अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिलो 98.6 सो द यंगर पॉपुलेशन कैन हैव अ लिटिल हायर टेम्परेचर। क्वेश्चन के कहने का मतलब है एल्डरली पीपल यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, जो वृद्ध जन है, वो कैन हैव अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिलो 98.6। उन लोगों की जो बॉडी टेम्परेचर है यानी कि शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री से उनका नीचे हो सकता है और ये उनके लिए नॉर्मल होगा। यानी उनका जो सामान्य बॉडी का तापमान होगा, सामान्य शरीर का जो तापमान होगा वो 98.6 से नीचे हो सकता है। इसलिए यंगर पॉपुलेशन यानी कि जो युवा जनसंख्या है उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ी हायर हो सकती है। क्या ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा ये बिल्कुल लॉजिकल लग रही है? क्या इसमें सेंस है? एल्डरली पीपल के बॉडी टेम्परेचर का 98.6 होने का यंगर पॉपुलेशन के हायर टेम्परेचर होने से कोई लेना देना है? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो वृद्ध जन है उनकी बॉडी टेम्परेचर 98.6 से अधिक हो सकती है, इसलिए यंगर पॉपुलेशन यानी कि जो युवा जनसंख्या है उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। क्या वृद्ध जन के बॉडी टेम्परेचर का कम होना ही कारण है यंगर पॉपुलेशन का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होना? सो ये सेंटेंस जो है ये लॉजिकली ही गलत है। वृद्ध जन की बॉडी टेम्परेचर का लो होने का या कम होने का यंगर पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे जो कंजंक्शन आया है जो ये प्रूफ करे ये सो वृद्ध जन की बॉडी टेम्परेचर 98.6 से नीचे हो सकती है, इसलिए यंगर पॉपुलेशन की जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे जो ये सो आया है इसलिए आया है, ये इस सेंटेंस को लॉजिकली और सेंसली ये इसका सेंस खराब कर दे रहा है। ये इसलिए क्या बॉडी टेम्परेचर एल्डर्स की कम होती है इसीलिए यंगर्स की बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होती है? ये बिल्कुल ही सेंटेंस को इलॉजिकल बना रहा है, इसका सेंस खराब कर रहा है। सो यहाँ पे जो कंजंक्शन जो है हमारा यहाँ एरर है, एरर इन कंजंक्शन। हमारे कंजंक्शन में एरर है। जो ये सो है ये यहाँ सो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंड होना चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो प्रॉपर कंजंक्शन होगा वो हमारा एंड होगा ना कि सो होगा। सो सेंटेंस का सेंस बिगाड़ दे रहा है, इसलिए ये यहाँ पे सो नहीं होगा। सो हमारा एरर जो है वो कौन से पार्ट में? हमारा एरर सेकेंड पार्ट में, पार्ट 2 में एरर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये भी एरर डिटेक्शन का है। क्वेश्चन है वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर व्हेन वी आर फेसिंग अ सीरियस इशू विद द इमेज परसेप्शन ऑफ द रेलवेज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर, हम लोग उस नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, उस नाजुक मोड़ पे है जब वी आर फेसिंग अ सीरियस इशू, हम एक काफ़ी सीरियस इशू से फेस कर रहे हैं, काफ़ी सीरियस इशू से डील कर रहे हैं विद द इमेज परसेप्शन ऑफ रेलवेज, जो रेलवे के बारे में एक चित्र बनाती है। रेलवे की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। सेंटेंस की कहने का सेंस ये है। सो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है वो है वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर व्हेन। सेंटेंस ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है, हम एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जब। अब चूंकि नाजुक मोड़ पर खड़े हैं तो इसके बाद किसी जगह की बात हो रही है। व्हेन किसके लिए आया है? ये क्रिटिकल जंक्चर के लिए आया है, जगह के लिए आया है। सो यहाँ पे जो व्हेन है ये इस सेंटेंस को इलॉजिकल बना रहा है, यहाँ पे वेयर होना चाहिए।
हम किसी जगह की बात, हम किसी वक्त की बात करते कि वी आर एट दैट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता तो व्हेन सही होता, लेकिन यहाँ पे हम जगह की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो यहाँ व्हेन होगा ये गलत होगा। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आना चाहिए वो वेयर आना चाहिए। वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर वेयर वी आर फेसिंग ए सीरियस इशू विद द इमेज परसेप्शन ऑफ द रेलवेज। ये जो व्हेन वेयर ये बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है, बट हमें सेंटेंस को क्या करना है, हमें एक बार सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या वो लॉजिकल है, क्या वो कॉन्टेक्चुअली सही है सेंटेंस, और बस हिंदी करने से ही हमें उस सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। जो सेंटेंस हिंदी में ही बोलने में सही नहीं लगेगा वो इंग्लिश में तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ सेंटेंस के कहने का मतलब है वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्चर व्हेन, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े, चूँकि हम जगह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ आएगा। वेयर क्या कराता है, किसी जगह के बारे में बताता है, जगह का बोध कराता है। अगर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो व्हेन सही होता, लेकिन चूँकि यहाँ जगह की बात हो रही है इसलिए हमारा जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे आएगा वो वेयर होगा। इसलिए हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 1 में है। बाकी सारे पार्ट्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। वी आर फेसिंग अ सीरियस इशू, ये बिल्कुल सही है। विद द इमेज परसेप्शन ऑफ द रेलवेज, ये भी सही है। सो हमारा जो एरर है वो हमारे पार्ट 1 में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा फिलर्स का है। करीब 4-5 फिलर्स आते हैं एसएससी के, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो उसमें करीब 4-5 फिलर्स आते हैं। चलिए देखते हैं। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, चमकीली और सुंदर है। और यहाँ सेंटेंस जो हमारा ख़त्म हो रहा है ये क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, इजंट ही, इजंट इट, इजंट शी, इजंट हिम। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है, एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें सुंदर और चमकीली हैं। यहाँ पे एवरीथिंग जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये ना तो किसी मेल को डिनोट कर रहा है, ना तो ये किसी मेल को डिनोट कर रहा है, ना तो ये किसी फीमेल को डिनोट कर रहा है, ना तो किसी ग्रुप को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि सारी चीज़ें चमकीली और सुंदर हैं। ये किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहा है, किसी जैसे नेचर के बारे में हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ सेंटेंस से हमें ये पता लग रहा है कि ये ना तो किसी मेल के बारे में बात की जा रही है, ना तो किसी फीमेल के बारे में, और ना तो किसी ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। सो यहाँ पे जो आने वाला वर्ड होगा क्या उसमें ही होगा। अगर हम मेल की बात नहीं कर रहे तो ही यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगर हम फीमेल की बात नहीं कर रहे तो सी भी हमारा इनकरेक्ट होगा, और हिम भी मेल के लिए आएगा तो ही नहीं आ सकता, तो मेल भी तो हिम भी तो गलत होगा। सो हमारे जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, इट होता है। नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास जो प्रोनाउन होता है वो इट होता है। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इजंट इट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, ये एक फिलर है, क्वेश्चन है दे आर टेरिबली बिजी विथ डैश वर्क। दे आर टेरिबली बिजी, वे बहुत बिजी हैं, बहुत बुरी तरह वो व्यस्त हैं। किस चीज़ के साथ, अपने काम के साथ। वे चूँकि यहाँ पे दे है, अब यहाँ पे दे है तो विथ वो जो कुछ लोग जो हैं वो अपने काम के साथ बहुत बिजी हैं। सेंटेंस का सेंस हमें ये बता रहा है। ऑप्शन में हमारे पास है हिज, देयर, देम और हर, सारे ही प्रोनाउंस हैं, सारे ही प्रोनाउंस हैं। सो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई प्रोनाउन आएगा, दे के कोरेस्पॉन्डिंग कोई प्रोनाउन आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या आ सकता है। हिज, अगर यहाँ ही होता, ही इज़ बिजी विथ हिज वर्क, हिज किसको रिप्लेस करता है, हिज ही को रिप्लेस करता है। देम, अगेन देम भी दे के लिए आ सकता है। हर जो है ये किसको रिप्लेस करता है, सी को रिप्लेस करता है। अब हमारे पास क्या है, देम और देयर। अब अगर हम देखें तो देयर का क्या मतलब होता है, अपने, और देम का क्या मतलब होता है, उनका। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, दे आर टेरिबली बिजी विद देयर, वे अपने काम के साथ बहुत व्यस्त है। क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है देयर, वे अपने काम के साथ बहुत व्यस्त है। सो यहाँ पे जो करेक्ट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा हमारे पास वो क्या होगा, देयर होगा। वे अपने काम के साथ बहुत व्यस्त है। चूँकि देयर और देम दोनों ही दे के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ ये डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ आने वाला प्रोनाउन क्या होगा।
वे अपने काम के साथ काफ़ी बिजी है, बहुत व्यस्त है। सो इसलिए हमारा यहाँ जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो होगा देयर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 देयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्या है, ये साइनोनिम्स का, करीब 2 साइनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, करीब 2 साइनो, 2 एंटो और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये CGL हो, MTS हो, इसके पेपर में होते ही होते हैं। सो हमारा जो वोकैबलरी का सेक्शन है ना, वोकैबलरी का सेक्शन, ये वोकैब का सेक्शन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइनोनिम्स एंटोनिम्स करने के लिए हमारा वोकैबलरी का सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये इसके लिए भी मैं सीरीज़ लेके आऊँगी आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसकी सीरीज़ भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं कि वर्ड हमारे पास आज जो गिवन है वो क्या, हमें क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हमें साइनोनिम बताना है, इसका साइनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है जिसका मतलब समान हो, सिमिलर हो, वो हमें बताना है। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड जो हमें है मिला है ये है लर्क, और ऑप्शंस क्या है, इग्नोर, रश, कम एंड स्नीक। लर्क का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है घात लगाना, इसका मतलब होता है घात लगाना या छुप के बैठना, छुप के बैठना। चलिए बाकी सारे वर्ड्स को भी देख लेते हैं। इग्नोर का क्या मतलब होता है, इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, हम किसी को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। रश का मतलब होता है भीड़, और रश का एक मतलब जल्दबाजी भी होता है। जो आगे हमारे पास वर्ड है कम, कम का मतलब तो पता है आना, और स्नीक का क्या मतलब होता है, स्नीक का मतलब होता है चुपके से आना या जाना, स्नीक का मतलब होता है चुपके से आना या जाना। सो जो हमारा वर्ड हमें गिवन है लर्क, इससे सिमिलर हमारे पास कौन सा वर्ड है, इससे सिमिलर हमारे पास है स्नीक, छुप के बैठना या चुपके से आना जाना, ये क्या है, ये दोनों काफ़ी सिमिलर है। सो लर्क के लिए जो हमारे पास वर्ड होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 स्नीक, हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका साइनोनिम स्नीक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ये साइनोनिम्स का ही है, वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ भी हमें साइनोनिम्स ढूंढने हैं। चलिए देखते हैं कि वर्ड हमारे पास क्या है। जो हमारे पास वर्ड है वो है ग्रोन। अब ग्रोन का मतलब क्या होता है, ग्रोन का मतलब होता है धीरे से कुछ बोलना या कराहना, कराहना या धीरे से कुछ बोलना। सो अब इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस में वर्ड दिए गए हैं उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना या बुदबुदाना, जब हम धीरे से कुछ बोलते हैं, विस्पर करते हैं गुस्से में, तो उसे हम ग्रम्बल करना कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। लाइकिंग का मतलब होता है पसंद, और रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान। सो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रोन, जिसका मतलब कराहना या धीरे से कुछ बोलना, इससे सिमिलर हमारे पास कौन सा वर्ड है, इससे सिमिलर हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्रम्बल, वो है ग्रम्बल। सो ये जो वर्ड है हमारे पास ये क्या है, ग्रम्बल, इसलिए हमारा जो ग्रोन का जो साइनोनिम होगा वो क्या होगा, वो होगा ग्रम्बल, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रम्बल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये इडियम्स और फ्रेज का है। करीब एक इडियम और एक फ्रेज हर पेपर में पूछा जाता है। इडियम और फ्रेजेस पे भी हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, अपनी उपलब्धियों पर आराम करना। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शन है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, यानी कि रिटायरमेंट लेना। यहाँ पे सिंपल इसका मतलब है रिटायरमेंट लेना, रिटायरमेंट लेना। हम काम से सेवानिवृत्ति लेते हैं, रिटायर होते हैं, तो ये रिटायरमेंट लेते हैं। टू रिमेंबर थिंग्स क्लियरली, यानी किसी भी चीज़ को अच्छे से याद रखना। नॉट टू कम टू पॉइंट, मुद्दे पर नहीं आना। हम कोई बातचीत कर रहे हैं और उसमें मुद्दे पर नहीं आ रहा है,
डिफेंड फ्रॉम एनिमीज यानी कि अपने दुश्मनों से बचाव करना। सो रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है रिटायरमेंट लेना, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अब यहाँ पे इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, तो रेस्ट कब हम करेंगे, जब हम काम नहीं करेंगे तब हम रेस्ट करेंगे, और काम कब हम नहीं करेंगे, जब हम रिटायरमेंट ले लेंगे तो काम नहीं करेंगे। सो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे जो है हमारे पास ये एक फ्रेज गिवन है, हमारे पास ये एक फ्रेज है, एक वर्ड है जिसका मतलब हमें बताना है। चलिए देखते हैं कि क्या है। हमारे पास दिया हुआ है फॉल आउट, फॉल आउट, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्या क्या है, टू एडमायर किसी को फॉलो करना, किसी को बहुत मानना, डिक्लेयर डेड मरा हुआ घोषित कर देना, टू लव समवन किसी से प्रेम करना, या टू क्वेरल किसी से झगड़ा करना, किसी से झगड़ा करना या लड़ाई करना। सो फॉल आउट का जो मतलब होता है वो होता है टू क्वेरल यानी कि झगड़ा करना। फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वेरल यानी कि झगड़ा करना। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4 टू क्वेरल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दी गई है और इसके जो ब्रैकेटेड पार्ट है, जो भी पार्ट इसका ब्रैकेट के अंदर है उसमें हमें सुधार करना। ऑप्शंस जो है हमारे पास 3 ऑप्शंस है और 4th ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर ये पार्ट हमें सही लग रहा है तो हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज inadequate ability growth and character development. The main cause of this failure is inadequate ability growth and character development. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि फेलियर होने का यानी असफल होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, दिस फेलियर। हम किसी पर्टिकुलर फेलियर की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ में हमें असफलता मिली और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें असफलता का जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है, इनएडेक्वेट एबिलिटी ग्रोथ, यानी कि हमें काबिलियत नहीं है। इनएडेक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, यानी कि जितना होना चाहिए उतना हमारे पास एबिलिटी नहीं है, उतनी काबिलियत हमें नहीं है, ग्रोथ नहीं है और कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए ये सारे रीजंस हैं फेल होने के। सो जो पार्ट है हमारा कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर, यहाँ पे जो पार्ट है कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज, इसको चेक करते हैं। कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज, चूँकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ कॉजेज दिया है, ये कॉजेज क्या है, ये प्लूरल है और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कारण, कारणों, इसका मतलब है कारणों। ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, अगर एक होता तो क्या होता, ये कॉज होता और ये हमारा सिंगुलर होता, लेकिन ये हमारा क्या है, कॉजेज है, प्लूरल है। अब इस कॉजेज के लिए जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। सो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इज। सो यहाँ पे इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर, यहाँ पे ये आर किसके लिए आया है, कॉजेज के लिए आया है, कॉजेज भी प्लूरल और आर भी प्लूरल। चूँकि यहाँ पे कॉजेज प्लूरल है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाता है, इस सेंटेंस को गलत कर देता है। इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर इनएडेक्वेट एबिलिटी ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर, द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करीब 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वैसे ही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और ये हमें बताना होता है। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे पास आज, आर्ट और क्राफ्ट मेकिंग स्किल विथ हैंड, यानी कि जब हम हाथ से कोई आर्ट कलात्मक चीज़ बनाते हैं, जब हम हाथ से कोई कलात्मक चीज़ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यही हमें बताना है। सो उसे
यहाँ क्या दिया हुआ है, होवरक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, स्टेटक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। हमारे पास क्या क्या वर्ड्स है, हमारे पास है होवरक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, स्टेटक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। हाथ से बनाई हुई चीज़ों को, हाथ से, हाथ के लिए यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस के मतलब भी देखने की ज़रूरत नहीं। हाथ से बनाई हुई चीज़ें क्या होंगी, वो हैंडी होंगी, वो क्या होगी, हैंडी होंगी। मेड बाय यूजिंग हैंड, हाथों को इस्तेमाल करके हम कुछ बना रहे हैं तो वो क्या होगा, हैंडी होगा। और चूंकि वो कला की चीज़ें, क्राफ्ट की चीज़ें, तो वो क्या होगा, हैंडी क्राफ्ट होगा। हाथ से बनाई हुई कोई कलात्मक चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हैंडी क्राफ्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हैंडी क्राफ्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। करीब 2 से 3 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के एमटीएस में पूछे जाते हैं। हमें एक सेंटेंस दी गई होती है जो जम्बल्ड पार्ट में होती है, मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं, सही पार्ट्स ऊपर नीचे होते हैं और करेक्ट उसे हमें अरेंज करना होता है। चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास रीअरेंजमेंट में क्या है। आज हमारे पास जो रीअरेंजमेंट में है वो है हिज विजन हार्डली रिलेटेड टू एंड गोल्स फॉर द रियलिटी अराउंड हिम। जो हमारे पास पार्ट्स है वो है हिज विजन हार्डली रिलेटेड टू एंड गोल्स फॉर द रियलिटी अराउंड हिम। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि हिज विजन यानी कि उसकी जो दृष्टि है, वो जो देखता है, वो हार्डली रिलेटेड टू एंड गोल्स फॉर द रियलिटी अराउंड हिम। इस सेंटेंस को अगर हम अरेंज करें तो हम कैसे अरेंज करेंगे, हमारे पास हिज विजन तो हमारे पास फिक्स है, हिज विजन एंड गोल्स फॉर, हिज विजन एंड गोल्स फॉर, उसकी जो दृष्टि है, वो जो देखता है, जो दूर तक वो देखता है, और उसके जो लक्ष्य हैं वो क्या है, एंड गोल्स वर, यहाँ पे वर है, एंड गोल्स वर क्या है, वर द रियलिटी अराउंड हिम हार्डली रिलेटेड टू। चूँकि हम हार्डली रिलेटेड टू से सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते, इसलिए क्यू के बाद हमारे पास क्या आएगा, पी। हिम के साथ हम सेंटेंस खत्म कर सकते हैं, क्यू के बाद हमारे पास आएगा गोल्स वर हार्डली रिलेटेड टू, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, द रियलिटी अराउंड हिम। चलिए देखते हैं सेंटेंस मीनिंगफुल बना या नहीं। सो हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, आर। हिज विजन एंड गोल्स वर हार्डली रिलेटेड टू द रियलिटी अराउंड हिम। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि उसकी जो दृष्टि और उसके जो लक्ष्य थे वो मुश्किल से ही उसके जो आसपास की रियलिटी थे, उसके आसपास की जो वास्तविकता थी, उससे जुड़े हुए थे। सो ये जो हमारा सेंटेंस बना है ये मीनिंगफुल बना है। सेंटेंस जो है अगर हम पी से ख़त्म करते हैं, वर के बाद वर द रियलिटी अराउंड हिम, ये भी सही लग रहा था, पर अगर हम सेंटेंस को तब खत्म करते तो सेंटेंस हमारा पी पे ख़त्म होता, यानी टू पे ख़त्म होता, और हम किसी सेंटेंस को टू पे ख़त्म नहीं कर सकते। सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए अरेंजमेंट के बाद, इसलिए हमारा जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, क्यू पी आर। हमारा जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा वो क्यू पी आर, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्यू पी आर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, और हमारे पास जो फ्रेज दिया गया है ये क्या है, इनसफिशिएंट फीडिंग और नरिशिंग। इनसफिशिएंट का मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम, यानी कि ज़रूरत से कम। नॉट इनफ, इनसफिशिएंट का मतलब होता है नॉट इनफ, यानी हमें जितनी ज़रूरत है उससे कम। फीडिंग या नरिशमेंट, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे कम खाना या पोषण। हमें जितनी ज़रूरत है उससे अगर हमें कम पोषण मिल रहा है तो हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, हम उसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं। हम उसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कम खाना मिल रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी और वो क्या होगा, कुपोषित होगा। सो हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। और इसी के लिए इंग्लिश वर्ड हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब होता है अपहरण। अब खाने का अपहरण से तो कोई लेना देना है नहीं। अबॉलिशन, अबॉलिशन का मतलब होता है बहिष्कार या फिर उन्मूलन,
या अगर हम इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड देखें तो इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड है इराडिकेशन। एडिक्शन का मतलब होता है लत, किसी चीज़ की लत हमें लग जाती है तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। और जो लास्ट वर्ड है हमारे पास मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है। और मैल लग गया इसके पहले, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, सो ये क्या बन गया? ये बन गया कुपोषण। सो इनसफिशिएंट फीडिंग और नरिशिंग का जो करेक्ट वर्ड होगा, करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वो होगा ऑप्शन 4 मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें प्रैक्टिस भी की होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।